हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डिस्कस कर रहे हैं। हम न्यू एनसीईआरटी बुक के जो जितना भी सॉल्यूशंस होगा उनको हम सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज यहाँ पे दो क्वांटिटी की बात की गई है, एक नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स की। तो आपको पहले इन दोनों को अज्यूम कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट में गर्ल्स को अज्यूम कर लिया कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स है दैट इज़ एक्स, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ को अगर आप अज्यूम करेंगे दैट विल बी वाई। सबसे फर्स्ट काम आपका ये है कि आपको अज्यूम करना है। सेकेंड, आपको अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करना आना है। फर्स्ट आपको 10 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ को अगर आप ऐड कर दें तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो आपको दिया हुआ है कि 10 स्टूडेंट्स है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि जो x प्लस वाई है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ़ वाई बॉयज़, दैट विल बी 10। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन आपको मिल जाएगा, आपको वो मिल चुका है। सेकेंड आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स कौन है, x इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो आप लिखेंगे y प्लस 4। आपने सेकेंड इक्वेशन बना ली, आप इसको थोड़ा और अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। सो दिस विल बी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो फर्स्ट आपको ये काम करना है कि जो भी आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है आप उनसे इन दो इक्वेशंस को बनाओगे, दो कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के। इसी के सेकेंड सेक्शन में हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे लाइंस को, और वहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करने का ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको इस तरीके से आपको एक टेबल बना लेना है जो नाइन्थ क्लास में आपने ग्राफ बनाया है। तो फर्स्ट आपने टेबल बनाई, उसमें आपने दो पॉइंट्स फाइंड कर लिए। फर्स्ट पॉइंट विल बी 5,5 एंड सेकंड पॉइंट विल बी 6,4। आपको इन दोनों पॉइंट्स को अपने ग्राफ पे प्लॉट करने और लाइंस ड्रॉ करनी है। अभी मैंने आपके फ़ायदे के लिए ये पहले से लाइन ड्रॉ कर रखी है, बट आप अपने इन पॉइंट्स को अगर ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो फर्स्ट पॉइंट विल बी 5,5। 5,5 पे पहले आप मार्क करना अपने ग्राफ पे, फिर आप 6,4 पे मार्क करना। 6,4 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका 5,5, एंड सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा 6,4। आपने इन दोनों लाइंस को अपने स्केल से कनेक्ट करना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो रेड वाली लाइन आपको मिल जाएगी। सेकंड पार्ट में आपको फिर आपको दो पॉइंट मिले हैं। फर्स्ट पॉइंट विल बी 5,1 एंड सेकंड पॉइंट विल बी 4,0। आपको इन दोनों पॉइंट्स को अपने ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो 4,0 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दिस विल बी 4,0, एंड सेकंड पॉइंट दैट विल बी 5,1। 5,1 अगर आप अपने ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे सो दिस विल बी 5,1। अगर इन दोनों पॉइंट्स ऑफ स्केल को रख के आप इन दोनों पॉइंट को मर्ज करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपकी दोनों लाइन, एक लाइन रेड लाइन और एक लाइन ब्लू लाइन, ये दोनों आपको मिल जाएगी ग्राफ पे। नेक्स्ट पार्ट में आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब होता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो पेयर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन आपका कौन सा होगा, अभी ये जो पार्ट है ये पॉइंट होगा आपका सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन वाले पॉइंट में आपको देखना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। कोऑर्डिनेट्स बेसिकली एक्स एक्सिस पे जितना आप मूवमेंट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किया है दैट इज़ 7, और वर्टिकल मूवमेंट आप देखेंगे तो दैट इज़ 3। अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल मोमेंट आपका एक्स हो जाएगा दैट इज़ 7, एंड वर्टिकल मोमेंट 3 हो जाएगा, तो आपका कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7,3। ये 7,3 केवल आपको ये बता रहे हैं कि जो भी आपने इस क्वेश्चन में अज्यूम किया है तो जो एक्स होगा, गर्ल्स कितनी होगी आपकी, आपने क्या अज्यूम किया है गर्ल्स को एक्स, और उस एक्स की वैल्यू कितनी होगी दैट विल बी 7। एंड वाई जो आपने बॉयज़ को अज्यूम किया है वो क्या है वाई, तो उस वाई का जो आंसर होगा दैट विल बी 3। तो इस क्वेश्चन में जो आपको फाइंड करना था वो आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, और वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट रहते वहाँ से आपने उसके कोऑर्डिनेट निकाले। उन कोऑर्डिनेट में जो एक्स था वो गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई था वो बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आपने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1 का। फर्स्ट चीज, ये क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है। तो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल बनाना है। इस क्वेश्चन में टोटल दो चीज़ों की बात हो रही है, पेंसिल्स और पेन की। तो आपको किस क्वेश्चन में गिवन है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेर इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। पहले आपको उनको अज्यूम करना है कि अगर कॉस्ट ऑफ वन पेन एंड कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल को आप अज्यूम कर लीजिए। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, और जो उसका वैल्यू होगा दैट विल बी ₹X पर पेंसिल। उसी तरीके से अगर आप अपने पेन का रेट अगर अज्यूम करेंगे तो पेन का जो रेट होगा दैट विल बी ₹Y पर पेन। सबसे फर्स्ट पार्ट आपका सिंपल ख़त्म हो गया है जो अज्यूम करने वाला था। सेकंड में आपको अब कंडीशन से इक्वेशन बनानी है। कंडीशन क्या गिवन है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो रेट है वो ₹50 है। अगर एक पेंसिल का रेट ₹X है तो 5 पेंसिल का हो जाएगा 5X और प्लस 7Y मतलब 7 पेन का रेट हो जाएगा, और कंबाइन करके आपको रेट गिवन है क्वेश्चन में 50। तो इस फर्स्ट कंडीशन ने फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव किया है। सेकंड में आपको ये ध्यान रखना है कि 7 पेंसिल्स क्या होगा 7X एंड 5 पेन का रेट कितना होगा 5Y, और उसका कंबाइंड रेट आपको गिवन है 46। तो आपने इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के अपने दो इक्वेशंस क्रिएट कर लिए। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और उनका आंसर निकालने का ट्राई करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दोनों इक्वेशंस को पहले इस तरीके से एक टेबल बना के उस पर पॉइंट्स निकालने हैं। तो अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ फर्स्ट लाइन पे, सो दैट विल बी 10,0 एंड सेकेंड पॉइंट विल बी 0,2,7। आप इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और उनको मर्ज करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अगर आप 10,0 को देखेंगे तो दिस विल बी 10,0, सो दिस पॉइंट विल बी 10,0 एंड सेकेंड पॉइंट आपका 0.2,7 है। अगर 0.2 लाएंगे आप तो यहाँ पे मिलेगा और 7 आपको यहाँ पे मिलेगा, सो दिस पॉइंट विल बी 0.2,7। आपने इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज किया स्केल से और एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये आपका रेड वाला लाइन बन गया। सेकंड में आपको क्या करना है, ब्लू वाले लाइन पे भी दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो दो पॉइंट फाइंड करने के लिए आप उनके कोऑर्डिनेट्स पिक करेंगे। सो दिस विल बी 2.5 एंड सेकंड पॉइंट विल बी 6,0.8। आप इन दोनों पॉइंट्स को पहले अपने ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट विल बी 5,2.5, तो वो आपको पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। सो दिस पॉइंट विल बी 5,2.5। नेक्स्ट आपको दूसरा पॉइंट 6,0.8, 6,0.8 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ये पॉइंट आपका हो जाएगा 6,0.8। इन दोनों लाइंस को मर्ज करोगे और आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो किसी एक पॉइंट पे मिल रही है, और उस पॉइंट जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो हमारा जो अभी सॉल्यूशन होगा वो ये वाला पॉइंट होगा। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप पूछते हैं तो आप इस पॉइंट से सिंपल ये पूछेंगे कि एक्स में कितना मूव किया है एंड वाई पे कितना उसने ट्रेवल किया है। एक्स में जितना उसने ट्रेवल किया है दैट इज़ 3, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 5। तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें मिली है, एक एक्स एंड एक वाई। ये एक्स और वाई वही है जो आपने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था। तो जो पेंसिल का रेट होगा आपका वो कितना होगा ₹X पर पेंसिल, इसका मतलब वो ₹3 पर पेंसिल आएगा। एंड अगर आप पेन का रेट निकालेंगे तो पेन का रेट निकलेंगे वाई, और वाई का जो वैल्यू होगा दैट विल बी ₹5 पर पेन। तो इस तरीके से आप अपना सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन का मतलब यही है जो आपने अज्यूम किया है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमें कंपैरिजन करना है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, और हमें इन लाइंस का नेचर बताना है कि दीज लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस और कॉन्साइडिंग लाइंस। तो फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि A1 B1 C1 और A2 B2 C2 को पता कर लेते हैं दोनों लाइन से। तो फर्स्ट लाइन आपको A1 B1 C1 देगी और सेकंड लाइन आपको A2 B2 C2 देगी।
तो कोफिशिएंट ऑफ x will be a1, कोफिशिएंट ऑफ y will be b1 and constant will be c1, कोफिशिएंट ऑफ x will be a2, कोफिशिएंट ऑफ y will be b2, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म will be c2। तो दोनों लाइंस के लिए अलग अलग अपन a1 b1 c1 लिख लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन में जो a1 होगा उस a1 की वैल्यू होगी 5, b1 का जो वैल्यू होगा वो कोफिशिएंट ऑफ y होगा, दैट विल बी -4, एंड c1 का वैल्यू अगर आप लेंगे दैट विल बी 8। नेक्स्ट आप a2 लिख रहे हैं, a2 का वैल्यू क्या होगा, a2 मतलब सेकेंड लाइन का x का कोफिशिएंट, दैट विल बी 7, एंड b2 अगर आप लिखेंगे तो b2 आपको 6 मिल रहा है डायरेक्टली, कोफिशिएंट ऑफ y, एंड c2 जो सेकेंड लाइन का कांस्टेंट टर्म है दैट विल बी -9। अब आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल चुके हैं। अब आपको कंपैरिजन करना है हमारे रेशियो पे। तो हम a1 अपॉन a2 निकाल रहे हैं, नेक्स्ट हम b1 अपॉन b2 निकाल रहे हैं, एंड नेक्स्ट हम c1 अपॉन c2 निकाल रहे हैं। a1 अपॉन a2 देखेंगे दैट विल बी 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 देखेंगे दैट विल बी -4 अपॉन 6, एंड c1 अपॉन c2 देखेंगे दैट विल बी 8 अपॉन -9। अगर आप यहाँ पे ध्यान से फोकस करेंगे तो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर आपका ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो आपको c1 अपॉन c2 पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, बिकॉज ये पहले से एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कौन सी कंडीशन को, कि हमें यहाँ क्लियरली मिल गया है कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ये वाला पार्ट हमारा हो रहा है तो हमें डायरेक्टली लिख देना है कि दीज लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो दीज लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब वो किसी एक पॉइंट पे जाएगी और इंटरसेक्ट कर देगी। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि इनका नेचर कैसा होगा। नेक्स्ट पार्ट, हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 निकालेंगे। तो अगर हम a1 की बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x विल बी a1, सो a1 विल बी 9, कोफिशिएंट ऑफ y विल बी b1, सो b1 विल बी 3, एंड c1 विल बी 12। इसी तरीके से सेकेंड लाइन से हम a2 b2 एंड c2 निकालेंगे। सो सेम आपको कोफिशिएंट ऑफ x देखना है दैट विल बी 18, कोफिशिएंट ऑफ y देखना है दैट विल बी 6, एंड कांस्टेंट टर्म देखनी है दैट विल बी c2, एंड उसका वैल्यू होगा 24। जब हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लिया है, अब आपको अपने रेशियोज लिखना है। तो फर्स्ट रेशियो विल बी a1 अपॉन a2, नेक्स्ट रेशियो विल बी b1 अपॉन b2, एंड नेक्स्ट रेशियो विल बी c1 अपॉन c2। फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे तो दैट विल बी 9 अपॉन 18, नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे 3 अपॉन 6, एंड लास्ट वैल्यू c1 अपॉन c2 लिखेंगे दैट विल बी 12 अपॉन 24। अगर आप इन सबको कैंसिल आउट करेंगे सो दिस विल बी 1 अपॉन 2, दिस विल ऑल्सो बी 1 अपॉन 2, एंड दिस विल ऑल्सो बी 1 अपॉन 2। इसका मतलब यहाँ पे आपको जो कंडीशन मिल रही है दिस इज a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब आपको ये कंडीशन मिल रही है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि दीज लाइन्स आर कॉन्साइडिंग लाइन्स। तो इन लाइन्स का जो नेचर होगा कॉन्साइडिंग लाइन्स होगा, मतलब एक लाइन अगर आप बनाएंगे तो उसी को कॉन्साइड करते हुए दूसरी लाइन भी उसी लाइन के ऊपर बन जाएगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमें करना है a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 फाइंड करना है। a1 b1 c1 आपको इक्वेशन 1 से मिल जाएगा और a2 b2 c2 आपको इक्वेशन 2 से मिल जाएगा। अगर हम a1 की बात करते हैं दैट विल बी कोफिशिएंट ऑफ x, सो a1 का वैल्यू हो जाएगा 6, b1 का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कोफिशिएंट ऑफ y देखेंगे दैट विल बी -3, एंड c1 का वैल्यू निकालने के लिए आप सिंपली देखेंगे कि कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, दैट विल बी 10। सेकेंड में हम a2 निकालेंगे, a2 का वैल्यू कितना होगा, सेकेंड लाइन से x का कोफिशिएंट 2, b2 का वैल्यू सेकेंड लाइन से y का कोफिशिएंट दैट विल बी -1, एंड लास्ट टर्म कांस्टेंट दैट विल बी c2 दैट विल बी 9। अब हम इनका रेशियोज निकालेंगे। रेशियोज में आप क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे, नेक्स्ट b1 अपॉन b2 निकालेंगे, एंड लास्ट आप c1 अपॉन c2 निकालेंगे। फिर उनका हम कंपेरिजन करेंगे कि क्या उनके बीच में रिलेशन आ रहा है। a1 अपॉन a2 अगर लिखते हैं दैट विल बी 6 अपॉन 2, नेक्स्ट आप लिखते हैं -3 अपॉन -1, एंड लास्ट आप लिखेंगे दैट विल बी 10 अपॉन 9।
फर्स्ट वाला रेशियो आपको मिलेगा 3, नेक्स्ट वाला भी कैंसिल आउट होने के बाद आपको 3 मिलेगा, एंड लास्ट पार्ट आपको 10/9 मिलेगा। ये जिस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं वो कंडीशन क्या होगा कि A1/A2 का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये जिस कंडीशन को फॉलो करता है दीज लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। तो अगर कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में A1/A2 B1/B2 के इक्वल मिल रहा है और वो C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइन जिसको रिप्रेजेंट करेगा। नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम A1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2 के रेस्पेक्ट में ये देखेंगे कि दीज लाइन्स विल बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के पास दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी उसके पास ये है कि ये लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो। तो अगर हमें इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिल रहा है क्वेश्चन में तो वो कैटेगरी कंसिस्टेंट की होगी, या फिर सेकंड कैटेगरी हो सकती है कि दीज लाइन्स विल बी कॉन्साइडिंग लाइन्स। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी पार्ट मिल रहा है तो आप बोल दीजिए दीज लाइन्स विल बी कंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट में आपके पास एक कैटेगरी होगी दैट विल बी पैरेलल लाइन्स। अब हम ऑन द बिहाफ ऑफ A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि ये कौन सी कैटेगरी में जा रहा है। तो सबसे पहले हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम रेशियोज़ पे बात करेंगे। तो पहला अगर आप A1 की बात कर रहे हैं तो A1 B1 C1 आपको इक्वेशन 1 से मिलेगा एंड A2 B2 C2 आपको इक्वेशन 2 से मिलेगा। अगर आप A1 निकालना चाहते हैं तो आप फर्स्ट लाइन से पूछिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, दैट विल बी 3। अगर आप B1 निकालना चाहते हैं तो आप कोफिशिएंट ऑफ y देखेंगे, दैट विल बी 2। एंड अगर आप C1 निकालना चाहते हैं, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि आप अपनी लाइंस को इस तरीके से देखेंगे कि AX + BY + C = 0। तो अगर मैं इस तरीके से अपनी लाइन को देखता हूँ तो आपको क्लियरली पता है कि 5 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और C1 नेगेटिव हो जाएगा, दैट विल बी -5। अगर आप सेकंड A2 लिखना चाहते हैं तो A2 विल बी 2 कोफिशिएंट ऑफ x, एंड B2 अगर आप लिखना चाहते हैं दैट विल बी -3, एंड अगर आप C2 लिखना चाहते हैं दैट विल बी कांस्टेंट टर्म एंड दैट विल बी -7, बिकॉज आप उसको भी लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे बिकॉज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए फॉर्मेट के हिसाब से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम A1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2 निकाल के देखेंगे क्या रेशियो आ रहा है। तो अगर आप पहला ये चेक कर लीजिए A1/A2, नेक्स्ट आप ये चेक कर लीजिए B1/B2 एंड लास्ट में आप ये चेक करेंगे दैट विल बी C1/C2। अगर फर्स्ट रेशो को आप देखते हैं दैट विल बी 3/2, नेक्स्ट रेशो को देखेंगे आप दैट विल बी 2/-3, एंड लास्ट आप C1/C2 को लिखेंगे दैट विल बी -5/-7। हमें क्लियरली ये देखने में मिल रहा है कि यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है। तो हम यहाँ पे देख जो कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं है तो आपको C1/C2 पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। तो अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ कि अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो वो किस कैटेगरी में आएगी, कंसिस्टेंट में आएगी। तो हम क्या बोलेंगे इनको, दीज आर कंसिस्टेंट, दीज आर कंसिस्टेंट, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो दो लाइंस हमें गिवन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कभी भी किसी लाइन का अगर हमें नेचर बताना है सबसे पहले हमें अपने ये ध्यान रखना है कि लाइन का फॉर्मेट होना चाहिए AX + BY + C = 0। तो अगर मैं अपनी लाइंस को चेंज करके थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो फर्स्ट विल बी 2x - 3y - 8 = 0 फर्स्ट लाइन, एंड सेकेंड लाइन हो जाएगा आपके पास 4x - 6y एंड -9 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट को मेरा फॉलो कर रहा है, इसका मतलब A1 B1 C1 और A2 B2 C2 में डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकता हूँ। सेकेंड हम बात कर लेते हैं कि हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए। कंसिस्टेंट का दो कैटेगरी है। अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रहा है, अगर लाइन आपका इंटरसेक्टिंग है दिस विल बी कंसिस्टेंट। सेकंड आपको अगर कॉन्साइडिंग लाइंस मिल रहा है वो भी आपका कैसा होगा, वो आपका कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट में आपके पास एक कैटेगरी है,
दैट विल बी पैरेलल लाइंस। अब ये इंटरसेक्टिंग, कॉन्साइडिंग और पैरेलल, ये किसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे? दैट विल बी A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। तो पहले हम A1 B1 C1 जो हमें लाइन 1 देगी एंड A2 B2 C2 जो हमें लाइन 2 देगी, हम उनसे पिक करेंगे और वहाँ पे रेशियो के बेसिस पे डिसाइड करेंगे क्या होगा इनका नेचर। तो अगर मैं फर्स्ट लाइन से पूछता हूँ A1 का मीनिंग है कोफिशिएंट ऑफ x, दैट विल बी 2। B1 अगर आप फाइंड करना चाहते हैं दैट विल बी -3 एंड C1 अगर आप फाइंड करना चाहते हैं दैट विल बी -8। इसी तरीके से आपको A2 B2 C2 लिखना है, वो आप लाइन 2 को देख के लिखेंगे। सो A2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x दैट विल बी 4। अगर आप B2 फाइंड करना चाहते हैं दैट विल बी -6 एंड अगर आप C2 फाइंड करना चाहते हैं दैट विल बी -9। नेक्स्ट आप रेशियो निकाल के कंपेरिजन करेंगे। सो फर्स्ट हम निकाल लेते हैं A1/A2, नेक्स्ट आप निकाल लेंगे B1/B2 एंड नेक्स्ट निकाल लेंगे आप C1/C2। जब आप A1/A2 निकाल रहे हैं सो दिस विल बी 2/4। नेक्स्ट आपके पास है -3/-6 एंड लास्ट रेशियो आपके पास है -8/-9। फर्स्ट रेशियो को थोड़ा आप सिंप्लीफाई करेंगे दैट विल बी 1/2। सेकेंड रेशियो इज ऑल्सो 1/2 एंड लास्ट आपके पास मिल रहा है 8/9। इन तीनों रेशियोज़ को अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपको जो कंडीशन मिलेगी दैट विल बी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल्स टू C1/C2। आपको पता होना चाहिए ये जो कंडीशन होगी वो पैरेलल लाइंस की होगी। सो पैरेलल लाइंस आपने लिख लिया। अब पैरेलल लाइंस की आपकी कैटेगरी में आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। पैरेलल लाइंस जिन लाइंस को रिप्रेजेंट करता है दैट विल बी इनकंसिस्टेंट। तो आप सिंपल लिख दीजिए दिस विल बी इनकंसिस्टेंट। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं on the behalf of A1/A2, B1/B2 and C1/C2 your lines will be consistent or inconsistent. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको कंपैरिजन करना है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 को और आपको बताना है कि आपकी लाइन कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। सबसे फर्स्ट पार्ट, आपकी लाइंस का फॉर्मेट सही होना चाहिए। तो लाइंस का फॉर्मेट हमें सही करना पड़ेगा बिकॉज लाइंस का सिंपल फॉर्मेट ये होता है कि आपकी लाइंस होनी चाहिए AX + BY + C = 0 फॉर्मेट। तो फर्स्ट हमने इसको मॉडिफाई कर लिया। आपने फर्स्ट एलसीएम ले लिया, आपने यहाँ लिख लिया 9x, 3 को डिवाइड करेंगे 6 से 2 मिलेगा 10y हो जाएगा एंड सामने आपके 7 लिखा हुआ है। आपने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया सो दिस विल बी 9x + 10y और ये -42 आपका हो जाएगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में मूव करूँगा तो फर्स्ट इक्वेशन का आपका जो फॉर्मेट है वो हमने ज़्यादा अच्छा बना लिया है। सेकेंड लाइन का अगर फॉर्मेट है तो आपको केवल 14 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। सो सेकेंड लाइन फॉर्मेट विल बी 9x - 10y - 14 = 0। आपने इन दोनों लाइंस को पहले AX + BY + C = 0 फॉर्मेट में अरेंज कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट का 2 कैटेगरी होगा। वन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड सेकेंड जिस कैटेगरी पे आपको ध्यान रखना है दैट विल बी कॉन्साइडिंग लाइंस। अगर इन दोनों में से आपको कोई भी मिल रहा है आप बोल दीजिए वो कंसिस्टेंट होगी और इनकंसिस्टेंट के लिए आपको जो कंडीशन मिलती है दैट विल बी पैरेलल लाइन। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो इंटरसेक्टिंग होगी, कॉन्साइडिंग होगी और पैरेलल होगी? वो ऑन द बिहाफ ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम A1 B1 C1 फाइंड कर लेते हैं जो आपको लाइन 1 देगी। फिर आप A2 B2 C2 फाइंड करेंगे, वो आपको लाइन 2 देगी। पहले हम A1 की बात कर लेते हैं। A1 जो होगा वो फर्स्ट लाइन का कोफिशिएंट ऑफ x होगा दैट विल बी 9। अगर आप B1 फाइंड करना चाहते हैं तो B1 का वैल्यू आपको डायरेक्टली 10 मिल जाएगा बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ y इज़ 10 एंड C1 अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको -42 मिल जाएगा दैट विल बी कांस्टेंट टर्म। इसी तरीके से आप A2 भी फाइंड कर लीजिए। A2 कौन देगा? दैट विल बी सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में x का कोफिशिएंट कितना है? दैट विल बी 9 एंड आप B2 कौन देगा? सेकेंड लाइन, उसमें y का कोफिशिएंट कितना है? दैट विल बी -10 एंड लास्ट आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि कांस्टेंट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म की जो वैल्यू होगी दैट विल बी -14। अब हम इनका रेशियोज निकालेंगे और ऑन द बिहाफ ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट हमने A1/A2 निकाला।
नेक्स्ट हम b1/b2 निकालेंगे एंड नेक्स्ट हम c1/c2 निकालेंगे. फर्स्ट अब a1/a2 निकालेंगे तो दैट विल बी 9/9. सेकेंड इज 10/-10 एंड लास्ट इज 42/-14. हमें देखने में क्लियरली पता लग रहा है कि दिस विल बी 1, दिस विल बी -1 एंड दिस विल बी 42/-14. अगर हमें a1/a2 एंड b1/b2 में ही क्लियर है कि दोनों लाइन्स इक्वल नहीं है तो हमें c1/c2 पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, बिकॉज इनके बेसिस पे हम डायरेक्टली यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं. तो अगर आप a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आपको मिल रहा है तो हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि दीज लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स. और मैंने आपको पहले ही अंडरस्टैंड करवा दिया है कि अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी तो वो जिस कैटेगरी में आएगी वो कैटेगरी कौन सी होगी, कंसिस्टेंट. तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपकी लाइन कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी. तो ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का ही फोर्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं. हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे लाइन का फॉर्मेट ax + by + c फॉर्मेट होना चाहिए. तो मैं अपनी लाइंस को थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ, शिफ्टिंग कर लेता हूँ यहाँ पे. तो फर्स्ट आप क्या लिखेंगे अपनी लाइंस को, 5x - 3y - 11 = 0. एंड सेकेंड पार्ट आप लिखेंगे 10x + 6y + 22 = 0. जब आपने अपने लाइंस के फॉर्मेट को ax + by + c में कन्वर्ट कर लिया है, अब आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है. कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी दो कैटेगरी मिल रही है, वन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, तब भी आप बोल दीजिए कि वो जो लाइंस होगी वो कंसिस्टेंट होगी. एंड सेकंड, आपको अगर एक और कैटेगरी मिल रही है, कौन सी लाइंस, कॉन्साइडिंग लाइंस. अगर इन दोनों कैटेगरी में से आपको कोई भी मिल रहा है आप कंसिस्टेंट बोलेंगे. और अगर इनकंसिस्टेंट के लिए जो कैटेगरी आपको ध्यान रखना है वो ओनली पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती है. तो हम इन तीनों में से कैसे डिसाइड करेंगे, हम ऑन द बेसिस ऑफ a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 डिसाइड करेंगे. तो पहले हमें फर्स्ट लाइन देके जाएगी, दैट इज a1 b1 c1, एंड सेकेंड लाइन हमें a2 एंड b2 एंड c2 प्रोवाइड करेगी. फर्स्ट अगर आप देखते हैं दैट विल बी a1, दैट विल बी 5. अगर आप b1 निकालेंगे दैट विल बी -3, दैट विल बी कोफिशिएंट ऑफ y. एंड दैट विल बी c1 निकालेंगे आप तो दैट विल बी -11, जो कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा. उसी तरीके से हमें सेकेंड लाइन पे देखेंगे, दैट विल बी a2. अगर आप a2 निकालना चाहते हैं दैट विल बी 10. और अगर आप b2 निकालना चाहते हैं दैट विल बी 6, दैट विल बी कोफिशिएंट ऑफ y. एंड अगर आप c2 निकालना चाहते हैं दैट विल बी 22. अब हम इनका रेशियो निकालेंगे और ऑन द बिहाफ ऑफ रेशियो वी विल डिसाइड दैट दीज लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग, कॉन्साइडिंग और पैरेलल. तो फर्स्ट आपने a1/a2 पे कॉन्सेंट्रेट किया, सेकेंड आपने b1/b2 पे कॉन्सेंट्रेट किया, एंड लास्ट आप c1/c2 पे कॉन्सेंट्रेट किया. जब मैं फर्स्ट वाले पार्ट को लिख रहा हूँ दैट विल बी 5/10. नेक्स्ट आप सेकेंड पार्ट को लिख रहे हैं दैट विल बी -3/6. एंड लास्ट पार्ट आप -11/22 को लिख रहे हैं. अब हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैंसिल आउट करूँगा तो फर्स्ट टर्म विल बी 1/2, नेक्स्ट विल बी -1/2 एंड लास्ट टर्म विल बी -1/2. अगर हमारे फर्स्ट दो कैटेगरी इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब जिस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको अगर फर्स्ट टू ही इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आपको थर्ड वाले पार्ट को ऑब्जर्व नहीं करना है. ओनली आपको लिखना है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2. और हम यहाँ क्लियरली पता लगा सकते हैं कि दीज लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स. दीज लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स. और इंटरसेक्टिंग लाइन्स जो जिस कैटेगरी में आती है दैट इज़ कंसिस्टेंट. तो इस तरीके से आप बता सकते हैं on the behalf of a1/a2, b1/b2 and c1/c2 your lines will be consistent or inconsistent. लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो फिफ्थ पार्ट है उसमें हमें डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फिफ्थ पार्ट में कि दीज लाइन्स विल बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. सबसे पहले अपनी लाइन को देखिए.
अगर आपकी लाइन का फॉर्मेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो अपनी लाइन को मॉडिफाई करके आप चेंज कीजिए पहले। अगर मैं फर्स्ट टू जो कैटेगरी है लेफ्ट हैंड साइड में, अगर वहाँ एलसीएम लेता हूँ, सो दिस विल बी 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 24। एंड नेक्स्ट लाइन जो आपका लिखा हुआ है दैट इज 2x प्लस 3y प्लस 12। हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। पहले आप अपनी लाइंस को देखेंगे। अगर लाइन का फॉर्मेट आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट ये नहीं है तो आप उसको चेंज करेंगे। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर एल एच एस लेता हूँ, सबसे पहले आपको अपना क्वेश्चन में इक्वेशंस का जो भी फॉर्मेट है वो देखना है। अगर आपको इक्वेशन का फॉर्मेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज करना है। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ फर्स्ट टू पार्ट का एलएचएस में, तो आपको मिलेगा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 24। एंड सेकेंड वाले पार्ट में आपको जो दिया हुआ है उसका आप फॉर्मेट बना सकते हैं, दैट विल बी -12। फर्स्ट लाइन को थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ेगा, सो दिस विल बी 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड विल बी 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सेकेंड पार्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी कैटेगरी इस तरीके से बतानी है कि लाइन्स विल बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का आपको दो कैटेगरी पता रखना है कि आपकी लाइन्स इंटरसेक्टिंग होगी, आपकी लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो आप बोलेंगे कंसिस्टेंट होगी। और अगर आपकी लाइन को तो सेकंड कैटेगरी कॉन्साइडिंग लाइंस मिल रही है तब भी आप बोलेंगे कि वो भी उस कैटेगरी में ही आता है, कंसिस्टेंट की कैटेगरी में। इनकंसिस्टेंट का केवल एक कैटेगरी है, वो क्या होगा? पैरेलल लाइंस। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि दीज लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, कॉन्साइडिंग और पैरेलल? वो हम A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 के रेशियो से डिसाइड करेंगे। फर्स्ट हमारा पार्ट ये है कि हमें A1 B1 C1 वो फर्स्ट लाइन देगी और A2 B2 C2 हमें सेकंड लाइन देगी। तो हम फर्स्ट लाइन से A1 B1 C1 मांगेंगे। तो A1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट लाइन से, दैट विल बी 4। B1 कोफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट लाइन से, दैट विल बी 6। एंड C1 दैट विल बी -24। उसी तरीके से आप सेकेंड लाइन से भी A2 लेंगे। A2 विल बी कोफिशिएंट ऑफ x विद सेकेंड लाइन, दैट विल बी 2। कोफिशिएंट ऑफ y विद सेकेंड लाइन, दैट विल बी 3। एंड कोफिशिएंट ऑफ constant term will be C2, so C2 will be -12। अब हम इनका रेशो निकालेंगे। तो फर्स्ट आप A1 अपॉन A2 निकालेंगे, सेकेंड आप B1 अपॉन B2 निकालेंगे एंड लास्ट में आप C1 अपॉन C2 निकालेंगे। फर्स्ट लाइन अगर आप देखेंगे इट विल बी 4 अपॉन 2। नेक्स्ट लाइन अगर आप देखेंगे 6 अपॉन 3 एंड लास्ट लाइन आपको देखा जाएगा -24 अपॉन -12। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट लाइन को, दैट विल बी 2, दिस विल बी ऑल्सो 2 एंड दिस विल बी ऑल्सो 2। अब आपको जो कंडीशन फॉलो हो रही है उसको लिखना है। दिस विल बी A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 एंड इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये जिस कंडीशन को फॉलो करता है, दीज लाइन्स विल बी कोइंसाइडिंग लाइन्स। दीज लाइन्स विल बी कोइंसाइडिंग लाइन्स। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोइंसाइडिंग लाइन्स की जो कैटेगरी होगी वो कंसिस्टेंट होगी। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में ऑन द बिहाफ ऑफ A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 आप डिसाइड कर सकते हैं कि योर लाइन्स विल बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को आपको बताना है कि दीज लाइन्स विल बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अभी हम ये डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ रेशियो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 कि दीज लाइन्स विल बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट
उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे ग्राफिकली देखेंगे कैसे ये इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट को डिनोट कर रही है ग्राफिकली। तो फर्स्ट पार्ट हमें लाइंस को देखना है कि वो लाइंस बिहेव ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्मेट में कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप अपने फॉर्मेट को सही रखें बिकॉज कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट लाइन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। सो एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब दो कैटेगरी। अगर आप कंसिस्टेंट की कैटेगरी लिखना चाहते हैं तो कंसिस्टेंट में दो कैटेगरी आएगी। कौन कौन सी कैटेगरी? फर्स्ट कैटेगरी विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर आपकी लाइन इंटरसेक्टिंग है आप बोलिए कि वो कंसिस्टेंट होगी। सेकंड कंसिस्टेंट में एक और कैटेगरी है दैट इज कॉन्साइडिंग लाइंस। नेक्स्ट आपको इनकंसिस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए कि इनकंसिस्टेंट कौन सी कैटेगरी में होता है। इनकंसिस्टेंट में जो कैटेगरी होती है दैट विल बी पैरेलल लाइंस। अब हम दोनों ही तरीके से पता लगाएंगे, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे और सेकेंडली हम A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 के रेस्पेक्ट में भी देखेंगे। फर्स्ट लाइन आपको A1 B1 C1 देगा एंड सेकेंड लाइन आपको A2 B2 C2 देगा। तो फर्स्ट लाइन से अगर आप A1 लेंगे तो हम A1/A2 डायरेक्टली लिख लेते हैं। यहाँ पे B1/B2 आप डायरेक्टली लिख लीजिए एंड C1/C2 आप डायरेक्टली लिख लीजिए। A1 का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x इन लाइन 1, सो दिस विल बी 1। A2 means coefficient of x in line 2, that will be 2. B1 means coefficient of y in line 1, that will be 1. And coefficient of y in line 2, that will be 2. Coefficient of last term, that will be constant term, that will be minus 5. And last constant, second term, second line constant term, that will be minus 10. अगर आप इन तीनों रेशियोज को कंपेरिजन करेंगे तो दिस विल बी 1/2, 1/2 एंड 1/2। जो कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है दैट विल बी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 एंड इक्वल्स टू C1/C2। और ये जिस कैटेगरी को फॉलो कर रही है दैट दीज आर कॉन्साइडिंग लाइंस। और मैं ये आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि दीज लाइंस आर कॉन्साइडिंग, इसका मतलब इनका नेचर कैसा होगा? दीज लाइंस विल बी कंसिस्टेंट लाइन। ये नेचर हमने ऑन द बिहाफ ऑफ A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 डिस्कस किया। अब हम इनको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे और इनको ड्रॉ करके देखेंगे कि दीज लाइंस आर कॉन्साइडिंग और नॉट, और कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को ही हम ग्राफिकली देख रहे हैं। आपने दोनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स फाइंड कर लिए। पॉइंट्स फाइंड करने के बाद आपने उन पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा 3,2 एंड सेकेंड पॉइंट आपको मिलेगा 1,4। आपने जब इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ किया तो 3,2 विल बी दिस पॉइंट 1 2 3 एंड 3,2 आपका ये पॉइंट होगा। दिस पॉइंट विल बी 3,2। नेक्स्ट आपको 1,4, 1 मतलब यहाँ पे एंड 4 आप मूव करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा। सो दिस पॉइंट विल बी 1,4। आपने जब इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज किया तो आपको एक लाइन दिख रही है, वो बन जाएगी। सेकंड आप दूसरी लाइन जो आपको 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, आप उसमें दो पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट विल बी 5,0 एंड नेक्स्ट पॉइंट विल बी 0,5। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को देखते हैं तो 5,0 आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। सो दिस विल बी 5,0 एंड 0,5 जो आपका ये वाला पॉइंट होगा। आप इसको भी मर्ज करके एक लाइन बनाएंगे। जब आपने दोनों लाइंस बनाई तो आपको पता लगा कि ये दोनों लाइंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और जब दो लाइंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है मतलब वो कॉन्साइड कर रही है, तो ये जो कैटेगरी होगी आपकी कैसी होगी? कंसिस्टेंट। तो दीज लाइंस विल बी कॉन्साइडिंग लाइंस। तो लाइंस अगर कॉन्साइडिंग है तो कैटेगरी आपको पता है, कॉन्साइडिंग जिस कैटेगरी को लेकर चलता है दैट इज कंसिस्टेंट लाइन। ऑन द बेसिस ऑफ A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि दीज लाइंस विल बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में आपको विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको ये बताना है कि दीज लाइंस विल बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हम ऑन द बेसिस ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 भी डिस्कस करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ भी हम इसके अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अगर आप देखते हैं, सो दिस विल बी, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका लाइन का फॉर्मेट AX + BY + C = 0 फॉर्मेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको चेंज करके बना लीजिए, बिकॉज वहाँ पे कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस होते हैं। तो पहला आपने लाइन लिखा x - y - 8 = 0, एंड सेकेंड लाइन लिखा आपने 3x - 3y - 16 = 0। अब जब आपके दोनों फॉर्मेट बन गए तो आप A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि लाइंस कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट की दो कैटेगरी होती है। तो कंसिस्टेंट की दो कैटेगरी कौन कौन सी होगी। फर्स्ट कैटेगरी दैट विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो आप बोलिए कंसिस्टेंट है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर आपका आ रहा है तो आप बोलेंगे कंसिस्टेंट। और सेकंड कैटेगरी आपको ध्यान रखना है, दैट विल बी कॉन्साइडिंग लाइंस। तो कंसिस्टेंट के पास दो कैटेगरी है, वन इज इंटरसेक्टिंग और सेकंड इज कॉन्साइडिंग। तो ये दोनों कैटेगरी कंसिस्टेंट के लिए है। सेकंड, अगर आप इनकंसिस्टेंट के लिए फाइंड करना चाहते हैं तो इनकंसिस्टेंट का ओनली एक कैटेगरी है, और दैट विल बी पैरेलल लाइंस। तो आप इसमें जो लेके चलेंगे दैट विल बी पैरेलल लाइंस। तो अभी हम A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 के बेसिस पे देख रहे हैं, उसके साथ ही हम ग्राफिकली भी देखेंगे इन चीज़ों को। तो आपने यहाँ A1/A2 निकाला, A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 आप दोनों लाइन से ले सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ A1/A2, नेक्स्ट B1/B2 एंड नेक्स्ट C1/C2। A1 B1 C1 फर्स्ट लाइन से मांगेंगे आप। A1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x विद लाइन 1, सो दिस विल बी 1। A2 means coefficient of x in line 2, that will be 3. B1 coefficient of y in line 1, that will be -1. And B2 coefficient of y in line 2, that will be -3. Constant term in line 1, that will be -8. And constant term in line 2, that will be -16. आपने इनको थोड़ा सोल्व किया, so this will be 1/3, this will also be 1/3, and this will also be 1/2. इसका मतलब फर्स्ट वाला कैटेगरी इक्वल आ रहा है एंड लास्ट वाला कैटेगरी इक्वल नहीं आ रहा है। ये जिस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं वो कंडीशन कौन सी होगी, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये जिस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, दीज लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। अगर आपके लाइन्स पैरेलल है तो उसका जो कैटेगरी होगा वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, दीज लाइन्स विल बी इनकंसिस्टेंट लाइन। ये आपने डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। अब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और अब हमने जो लाइंस को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया था, अब हम उनको ग्राफिकली देख रहे हैं कि दीज लाइंस विल बी पैरेलल लाइंस और नॉट। तो हमने दोनों लाइंस पे कुछ पॉइंट्स फाइंड कर लिए जो आपने 9th क्लास में बहुत ज़्यादा काम किया है उसके ऊपर लाइंस बनाने के लिए, बट फिर भी हम ग्राफिकली उनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो आपने फर्स्ट लाइन से पूछा कि आपके पॉइंट क्या क्या है, दो पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट विल बी 8,0 एंड सेकेंड पॉइंट विल बी 9,1। आपने इसमें इन दोनों पॉइंट्स को अपने ग्राफ पे ड्रॉ करना है और लाइंस बनाना है। तो अगर मैं फर्स्ट 8,0 को देखूंगा तो 8,0 विल बी दिस पॉइंट, सो दिस पॉइंट विल बी 8,0। सेकेंड पॉइंट इज 9,1। तो अगर आप 9,1 बनाना चाहते हैं तो दिस विल बी 9,1। इन दोनों को मर्ज करके आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, सो दिस लाइन विल बी रेड लाइन। सेकंड आपको ब्लू लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ब्लू के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप पॉइंट फाइंड करेंगे। तो ओनली मैंने इन लाइंस का नाम दे दिया है, आप भी इस तरीके से नाम दे सकते हैं जिससे क्लियरिटी रहेगी कौन सा आपका लाइन किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट अगर मैं 0,-5.3 देखता हूँ तो आपका लाइन कहीं यहाँ होगा, 0,-5.3। सो दिस पॉइंट विल बी 0,-5.3। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट पे आपको देखना है 5,0.3। तो
5,0.3 बनाएंगे तो ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। सो दिस पॉइंट विल बी 5,0.3। आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है और एक लाइन ड्रॉ करना है। अगर आप इन दोनों लाइंस को देखते हो तो आपको पैरेलल लाइंस मिल रही है, तो हमें जो कैटेगरी मिल रही है दिस विल बी पैरेलल लाइंस। आपको इतना पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस जिस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है, इनकंसिस्टेंट लाइन, ये किसी भी सॉल्यूशन को कंसिस्ट नहीं कर रही है, सो दीज लाइंस विल बी इनकंसिस्टेंट लाइन। तो ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफिकल भी बता सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 भी हम बता सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हमें लाइंस का फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट आप फॉर्मेट देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। आपका फॉर्मेट होना चाहिए AX + BY + C = 0। आपको वो फॉर्मेट मिल रहा है तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास दो कैटेगरी है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हम पहले ऑन द बिहाफ ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 देखेंगे। उसके बाद में इन इक्वेशंस को हम ग्राफिकली भी ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे भी सॉल्यूशन फाइंड करके देखेंगे कि कैसा उनका नेचर हो रहा है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी लाइन कंसिस्टेंट है, उसका दो कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी दैट विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर आपको अपनी लाइन का नेचर इंटरसेक्टिंग मिल रहा है, आप बोल दीजिए कि दीज लाइंस विल बी कंसिस्टेंट। और अगर सेकंड आपको कॉन्साइडिंग लाइंस मिल रही है, तब भी आप बता दीजिए कि दीज लाइंस विल बी कंसिस्टेंट। सेकंड, अगर आप इनकंसिस्टेंट की बात करते हैं, तो इनकंसिस्टेंट में आपको ये ध्यान रखना है उसके पास ओनली वन कैटेगरी दैट इज पैरेलल लाइंस। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि दीज लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, कॉन्साइडिंग और पैरेलल ऑन द बिहाफ ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। हमने फर्स्ट लाइन से पूछा A1 कोफिशिएंट ऑफ x विल बी A1, सो A1/A2 निकालेंगे। नेक्स्ट B1/B2 निकालेंगे एंड नेक्स्ट C1/C2 निकालेंगे। A1 B1 C1 के लिए आप लाइन 1 पे डिपेंडेंट है एंड A2 B2 C2 के लिए आप लाइन 2 पे डिपेंडेंट है। A1 means coefficient of x in line 1, that will be 2. A2 means coefficient of x in line 2, that will be 4. B1 means coefficient of y in line 1, so this will be 1. And B2 means coefficient of y in line 2, that will be -2. Last C1/C2, that will be -6, constant term in line 1 and constant term in line 2. आपने जब इनकी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किया, so this will be 1/2, this will be -1/2 and this will be 6/4, या आप इसको लिख सकते हैं 3/2। तो जो कैटेगरी आपको मिल रही है वो मिल रही है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अगर आपको ये कैटेगरी मिल रही है तो आप C1/C2 पे कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, आप डायरेक्टली बोल दीजिए दीज लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो आपका जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी कंसिस्टेंट सोल्यूशन। या आप इन लाइन्स को बोल सकते हैं कंसिस्टेंट, बिकॉज वो एक सोल्यूशन को कंसिस्ट कर रही है। या आपने एल्जेब्रिकली निकाला ऑन द बिहाफ ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। अब इसी क्वेश्चन को हम ग्राफिकली भी देखेंगे किस तरीके से हम फाइंड करेंगे सोल्यूशन को। फर्स्ट लाइन मेरा 2x + y = 6 है। सेकेंड लाइन मेरा 2x - 4y = 4 है। फर्स्ट लाइन से हम दो पॉइंट लेंगे, ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे और लाइन बनाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट विल बी 0,6, फर्स्ट पॉइंट विल बी 0,6, सेकेंड पॉइंट विल बी 3,0। जब मैं 0,6 को ड्रॉ करूँगा, सो दिस पॉइंट विल बी 0,6 एंड सेकेंड पॉइंट इज 3,0, सो दिस पॉइंट विल बी 3,0। आपको ग्राफ पे इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करके एक लाइन ड्रॉ करनी है और आपको एक ब्लू लाइन मिलेगी। उसी तरीके से आपको सेकेंड लाइन पे भी वर्क करना है। सेकेंड लाइन पे आपको जो फर्स्ट पॉइंट मिलेगा दैट विल बी 0,-2। आपको पॉइंट और कोई भी मिल जाएंगे बट लाइन वही ड्रॉ होगी जो होनी है। नेक्स्ट विल बी 1,0, सो 0,-2 पे अगर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सो दिस पॉइंट विल बी 0,-2।
नेक्स्ट आपको 1,0 मिल रहा है, सो दिस पॉइंट विल बी 1,0। आपने जब इन दोनों पॉइंट्स के स्केल रखे, इनको आगे एक्सटेंड किया, तो ये लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जिस कैटेगरी को फॉलो कर रहा है, दीज लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और अगर इन लाइन्स का नेचर इंटरसेक्टिंग है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इन लाइन्स का जो नेचर होगा वो कंसिस्टेंट होगा। तो हम दोनों ही तरीके से ऑन द बिहाफ ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 भी डिसाइड कर सकते हैं, और ग्राफिकली भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि दीज लाइन्स विल बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 4 का हम फोर्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। हमें यहाँ पे बताना है कि दीज लाइन्स विल बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हम दोनों ही मेथड से इस क्वेश्चन को फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं। हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं और हम एल्जेब्रिकली भी कर रहे हैं। पहले हम एल्जेब्रिकली कर रहे हैं, फिर ग्राफिकली भी हम साथ में ही करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका लाइन का फॉर्मेट AX + BY + C फॉर्मेट है या नहीं है। तो लाइन का फॉर्मेट आपका फिक्स होना चाहिए, दैट शुड बी AX + BY + C = 0। आप फर्स्ट लाइन के पास जाएंगे, फर्स्ट लाइन से पूछेंगे कि आपका फॉर्मेट ठीक है, फॉर्मेट ठीक है, फॉर्मेट ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप अपना क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप एक कंसिस्टेंट के बारे में जानें कि सॉल्यूशन कब कंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंट की दो कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी इज इंटरसेक्टिंग, सेकेंड कैटेगरी जो कंसिस्टेंट का होता है दैट इज कॉन्साइडिंग। अगर आपकी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप बोल दीजिए कंसिस्टेंट होगा, या आपकी लाइन कॉन्साइड कर रही है, आप बोल दीजिए कंसिस्टेंट होगा आपकी लाइंस। सेकेंड आपका जो कैटेगरी है दैट इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट के पास ओनली वन कैटेगरी है। अगर आपकी लाइंस पैरेलल आ रही है तो आप बोल दीजिए कि दीज लाइंस विल बी इनकंसिस्टेंट। अब हम इंटरसेक्टिंग, कॉन्साइडिंग और पैरेलल किसके भी यहाँ पे डिसाइड करते हैं, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। तो हम इस रेशियो को लिखेंगे यहाँ पे। सो हम A1/A2, नेक्स्ट B1/B2 एंड लास्ट हम C1/C2 का रेशियो निकालेंगे और इनके भी यहाँ पे डिसाइड करेंगे इन लाइंस का नेचर कैसा होगा। फर्स्ट आप A1 के लिए लाइन 1 के पास जाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x देखेंगे, दैट विल बी 2। A2 के लिए आप लाइन 2 के पास जाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x देखेंगे, दैट विल बी 4। B1 के लिए आप लाइन 1 के पास जाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ y दैट विल बी -2। एंड B2 के लिए आप लाइन 2 के पास जाएंगे और कोफिशिएंट ऑफ y देखेंगे, दैट विल बी -4। C1 के लिए आप कांस्टेंट टर्म लाइन 1 के पास जाएंगे, दैट विल बी -2। एंड C2 के लिए आप लाइन 2 के पास जाएंगे और वो कांस्टेंट टर्म कितना होगा आपका, -5। इस रेशियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सो दिस विल बी 1/2, दिस विल ऑल्सो बी 1/2 एंड दिस विल बी 2/5। इस कैटेगरी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल्स टू C1/C2। आपको इतना क्लियरली पता होना चाहिए कि ये कंडीशन किसके लिए होती है। तो ये कंडीशन किसके लिए होती है, पैरेलल लाइंस के लिए। और आपको मैं पहले बता चुका हूँ, अगर लाइंस आपके पैरेलल है तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। ये हमने एल्जेब्रिकली डिनोट किया ऑन द बिहाफ ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। अब इसी क्वेश्चन को हम ग्राफिकली भी देखने जा रहे हैं कि ग्राफिकली हम कैसे पता कर सकते हैं कि दीज लाइंस विल बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो मैं दोनों लाइंस के लिए मैंने एक टेबल बना लिया, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं इजीली। 9th क्लास में आपने लाइंस ड्रॉ करने का काफ़ी सारा काम किया है। तो फर्स्ट अगर लाइन में देखता हूँ तो 2x - 2y = 2 एंड 2x - 2y = 2। इस पे दो पॉइंट मैंने फाइंड किए। फर्स्ट पॉइंट विल बी 0, -1 एंड सेकेंड पॉइंट विल बी 1, 0। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को डिनोट करता हूँ तो फर्स्ट पॉइंट विल बी 0, -1। सो 0, -1 को अगर आप ध्यान से देखेंगे एंड 1, 0 को भी आप ध्यान से देखेंगे तो 1, 0 आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। 0, -1 अगर आप देखेंगे तो 0, -1 आपको इस रेड लाइन पे कुछ आगे जाके नीचे यहाँ पे मिलेगा।
तो अगर इन दोनों को आप मर्ज करेंगे तो आपकी रेड वाली लाइन बन जाएगी, वो आप ग्राफ पे डिनोट कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को, इजीली आप ये लाइन बना सकते हैं, तो आपको रेड वाली लाइन मिल जाएगी। सेकंड, आप अगर सेकंड वाली लाइन पे वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट मिल रहा है 3,0.25 एंड सेकंड पॉइंट आपको मिल रहा है दैट विल बी 1.25, 0। तो अगर आप 3,0.25 बनाना चाहते हैं तो आप पहले 3 पे आएंगे, तो 3,0.25 आपका यहाँ बन जाएगा, और सेकंड 1.25 देखेंगे तो 1.25 आपका कहीं यहाँ पे होगा, और उसका जो सोल्यूशन है वो 0 से निकल रहा है, सो दिस पॉइंट विल बी 1.25, 0। मेरा ग्राफ का थोड़ा स्केल 0.51 से स्टार्ट हो रहा है, आपका ग्राफिकली थोड़ा छोटा होगा तो आप वहाँ इजीली पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं। तो जब ये दोनों पॉइंट्स को आप डिनोट करेंगे, एक पॉइंट आपको कहीं इधर आगे मिल जाएगा, तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज करेंगे तो आपको ब्लू लाइन मिल जाएगी। और फर्स्ट लाइन जो आप दो पॉइंट्स को अपने ग्राफ पे, आपके ग्राफ में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे क्योंकि यहाँ पे इतना ग्राफिकली दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो आप दोनों पॉइंट्स को अगर मर्ज करेंगे तो रेड लाइन मिल जाएगी। रेड लाइन और ब्लू लाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी लाइंस कैसी आ रही है, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कंसिस्ट नहीं करती सॉल्यूशन को, सो दीज लाइंस कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। इस क्वेश्चन को हमने दोनों ही टाइप से कर लिया, एक टाइप हमने एल्जेब्रिकली फॉलो किया और दूसरा टाइप हमने ग्राफिकली फॉलो किया। ग्राफ बनाने में आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने ग्राफ पे बना सकते हैं इन लाइंस को। तो आपको पॉइंट्स को डिनोट करना है, दोनों पॉइंट्स को, और स्केल से अपनी लाइंस को आगे एक्सटेंड करना है, लाइन बन जाएगी। तो दोनों लाइंस को देखने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि दीज लाइंस विल बी पैरेलल लाइंस, और आपको जो सॉल्यूशन मिल रहा है दीज लाइन वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. अगर आप पता करना चाहते हैं डायमेंशंस का, तो आपको आपका फोकस दो कैटेगरी पे होगा, एक लेंथ पे और एक ब्रेड्थ पे। तो हम अगर लेंथ को थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि दैट विल बी एक्स, एंड ब्रेड्थ को आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं दैट विल बी वाई। तो ये फर्स्ट कैटेगरी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ध्यान रखना है कि जिस भी दो क्वांटिटी की बात करेंगे उनको आप अज्यूम कर लेंगे, वन विल बी एक्स, अनदर विल बी वाई। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी हुई है थोड़ा इसको केयरफुली आप पढ़ेंगे। हाफ हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो आप यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। 1/2 पेरीमीटर की बात करते हैं, किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x, क्योंकि लेंथ को x अज्यूम किया है, एंड y दैट विल बी 2y। सो ब्रेड्थ पे आपका 2y हो गया, एंड इसका वैल्यू इज़ 36, मतलब आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है 36। आप 2 कॉमन लेके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सो फर्स्ट वैल्यू विल बी x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। आपको यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गई। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो आपका लेंथ क्या है x, वो कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है विड्थ से, सो दिस विल बी y प्लस 4। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अभी आपको इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि इस क्वेश्चन को आपको ग्राफिकली ही करना है, तो आप इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, यूजिंग एलिमिनेशन। तो मैं यहाँ पे कुछ सिंपल मेथड काम में ले रहा हूँ इसको सोल्व करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट इक्वेशन इसको ले लिया एंड सेकंड इक्वेशन इसको ले लिया, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लिया। वो x का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी 36 माइनस वाई। अगर आपने फर्स्ट से वैल्यू निकाला है तो आप सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x की वैल्यू, तो सेकंड में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको क्या मिलेगा, अगर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 36 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सो 36 माइनस 4 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2y। सो दिस विल बी 32 इक्वल्स टू 2y। सो y आपको जो मिल रहा है दैट इज़ 16। अगर y आपको 16 मिल रहा है तो आप इजीली यहाँ से x भी निकाल सकते हैं। सो x विल बी 36
-16 और x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 20 मीटर एंड y आप ऑलरेडी निकाल सकते हैं, दैट विल बी 16 मीटर। और आपको डायमेंशन से फाइंड करनी थी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ग्राफिकली अगर डिनोट करना है तो ग्राफिकली आप इन दोनों लाइंस को इजीली अपने ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जो जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा उसमें x आपका लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा एंड y आपका ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये दोनों पार्ट आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write the another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel lines और coinciding lines। अगर आप फर्स्ट वाली कैटेगरी फोकस करेंगे तो आपका जो कैटेगरी होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए वो होना चाहिए a1/a2 एंड शुड नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए अपनी लाइन बनाएंगे। सेकंड पैरेलल लाइंस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका a1/a2 वो इक्वल होना चाहिए b1/b2 के एंड थर्ड नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होना चाहिए। वो किसके लिए आप देखेंगे? पैरेलल लाइंस के लिए। थर्ड कैटेगरी कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्साइडिंग लाइन में आपको ये ध्यान रखना है कि a1/a2 का वैल्यू इक्वल होना चाहिए b1/b2 के और वो इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। अगर आप जो लाइन लिख रहे हैं वो इन तीनों कंडीशन को फॉलो कर रही है अलग अलग पार्ट्स में। अगर फर्स्ट आप इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए लिख रहे हैं तो आपकी ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। सेकंड आप पैरेलल लाइंस के लिए लिख रहे हैं तो ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए एंड थर्ड अगर आप कॉन्साइडिंग लाइंस के लिए लिख रहे हैं तो थर्ड वाली कंडीशन आपकी फॉलो होना चाहिए। तो फर्स्ट हम जो भी लाइन हमें दे रही है उनमें से हम a1 और b1 तो सेलेक्ट कर सकते हैं इस लाइन से। तो अगर आप a1 को लिख रहे हैं 2 एंड b1 को लिख रहे हैं 3 तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको a2 b2 इस तरीके से सेलेक्ट करने हैं कि आपकी लाइंस में वो दोनों नॉट इक्वल आने चाहिए। तो हमने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिख लिया 3 एंड यहाँ पे लिख लिया 2। इसका मतलब हमें क्लियरली पता लग रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ से हमें क्या पता लग गया? हमें a2 एंड b2 का वैल्यू पता लग गया। जब a2 एंड b2 मिल गया आपका तो आप कांस्टेंट टर्म कोई भी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने लिख लिया 3x + 2y, आप c कुछ भी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने +6 ले लिया इक्वल्स टू क्या होगा? 0। तो ये आपका फर्स्ट कैटेगरी आ गया जो किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? इंटरसेक्टिंग लाइंस को फॉलो कर रहा है। सेकंड कैटेगरी में मुझे ध्यान रखना है कि a1/a2 का वैल्यू b1/b2 के इक्वल होना चाहिए बट वो c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमने पहले a1 b1 c1 लिख लेते हैं। सो a1 विल बी 2, b1 विल बी 3 एंड c1 विल बी -8। हमें इन दोनों पार्ट्स को इक्वल करना है। तो आपको a2 इस तरीके से लेना है कि आपको उसका वैल्यू इन दोनों की इक्वल आ जाए। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया 1/3 ले लिया हमने और सेकंड हमने b2 ले लिया दैट इज़ 1/2। ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज 1/3 को आप सिंप्लीफाई करेंगे दैट विल बी 6 एंड 3 से भी ऊपर 2 जाएगा 6 हो जाएगा। अब c1/c2 को आपको इस तरह लेना है कि वो 6 नहीं बने, बाकी कुछ भी बने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने थोड़ी देर के लिए इसको 4 ले लिया। अब आपकी जो कंडीशन फॉलो हो रही है वो बिल्कुल आपकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये नॉट इक्वल्स टू आ रहा है। तो आपने a2 आपका ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? a2 को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? b2 को। एंड ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? c2 को। तो आपने अपनी इक्वेशन लिख ली 1/3 साथ में x + 1/2 साथ में y एंड आप थर्ड वाले पार्ट में +4 कांस्टेंट टर्म लिख के आप अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये आपने जो काम किया वो सेकेंड इक्वेशन के लिए काम किया। इसी तरीके से आपको थर्ड इक्वेशन भी बनाना है जिसमें a1/a2 शुड बी इक्वल्स टू b1/b2 एंड शुड बी इक्वल्स टू c1/c2। तो फर्स्ट हमें देखना है कि हमारे a1 b1 c1 क्या है। a1 अगर आप ध्यान से देखेंगे दैट विल बी 2, b1 अगर आप ध्यान से देखेंगे दैट विल बी 3, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म दैट विल बी -8। हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि हमें इस तीनों रेशियोज़ को इक्वल करना है। ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जांपल हम जैसे पहले हम इससे पहले वाले पार्ट में हमने इक्वल किया, हमने थोड़ी देर के लिए इस वाले पार्ट को ले लिया 1/3। तो हमें पता है कि ऊपर जाके 6 बन जाएगा। हमने इस वाले पार्ट को ले लिया 1/2 तो इससे ये होगा कि ये भी 6 बन जाएगा। अब हमारा मेन टास्क ये है कि हमें इस वाले पार्ट को भी 6 बनाना है। 6 बनाना है इसका मतलब मुझे नेगेटिव वैल्यू तो लेना ही पड़ेगा।
नेगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। 6 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मैं 3 साथ में उसके लगा देता हूँ, जिससे वो आपका इजीली ऊपर जाके 6 बन जाएगा। तो हमने कोफिशिएंट सेलेक्ट कर लिए और हमारी ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि यहाँ भी 6 मिल रहा है, यहाँ भी 6 मिल रहा है और यहाँ भी आपको 6 मिल रहा है। अब आप अपने A2 B2 C2 को सेलेक्ट कीजिए। दिस विल बी A2, दिस विल बी B2 एंड दिस विल बी C2। आपने सिंपल लिख दिया कि दिस विल बी 1/3 साथ में x, दिस विल बी 1/2 साथ में y एंड नेक्स्ट विल बी -4/3 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका थर्ड कंडीशन किसके लिए सोल्व हो गया, कॉन्साइडिंग लाइंस के लिए। तो इस तरीके से आप एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, यूनिक इंटरसेक्टिंग लाइन बना सकते हैं, पैरेलल लाइंस भी बना सकते हैं और कॉन्साइडिंग लाइंस भी बना सकते हैं। वो आपको बस थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके रेशियो सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर रेशियो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो 100% A2 B2 C2 आपका उसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जिस कंडीशन के लिए आप बना रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमें दो इक्वेशंस अलग अलग दी हुई है। हमें बोला गया है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम ग्राफ पे जाएंगे, इन लाइन से थोड़ा पॉइंट्स लेंगे, उन पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ये मांग रहा है हमें क्या क्या पता करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो जो भी ये लाइंस, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक पार्ट ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी एक ट्राइंगल बना रही होगी ये लाइंस इस तरीके से। तो हमें ध्यान रखना है, हमें इस इन वर्टिसेस को बताना है, क्योंकि एक्स एक्सिस और इन लाइंस के बीच में जो हमें पार्ट है उसको शेड करना है, मतलब इस तरीके से हमें उसको शेड करना है। बट ये तभी पॉसिबल है जब हम ग्राफ पे इन पॉइंट्स को बनाएंगे। तो अब हम उन लाइंस का ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि जो भी आपने लाइन दी हुई है उनसे हमारे कौन सी लाइंस बनेगी। तो पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे, इन दोनों लाइंस पे आपको दो पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे और उनसे हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। पहला काम हमारा ये है कि इन पॉइंट को हम ग्राफ पे ड्रॉ करें। सो दिस पॉइंट विल बी 0,1 एंड सेकेंड पॉइंट विल बी -1,0। आपने जब इन दोनों पॉइंट्स को मार्क कर लिया, अब आप ग्राफ में जाएंगे और इस पॉइंट को मार्क करेंगे। सो दिस पॉइंट विल बी 0,1। सो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, दिस विल बी 0,1 एंड सेकेंड आपको -1,0 मार्क करना है। सो -1,0 आप जानते हैं कि वो पॉइंट आपका यहाँ होगा। सो दिस पॉइंट विल बी -1,0। आपको स्केल रखना है, दोनों पॉइंट्स को मर्ज करके एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो रेड लाइन आपको मिल जाएगी। सेकंड आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट पॉइंट के लिए, एक पॉइंट आपको मिल रहा है 0,6 एंड नेक्स्ट पॉइंट आपको मिल रहा है 4,0। 6,0 के लिए मैं जाऊंगा लाइन के पास, तो 0,6 सॉरी 0,6 के लिए आप 0,6 पे बनाएंगे लाइन, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। सो दिस पॉइंट विल बी 0,6 एंड नेक्स्ट पॉइंट विल बी 4,0। तो 4,0 आप बनाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा। आप इन दोनों लाइंस को बना दिया आपने, आप इन तीनों वर्टिसेस पे आपने फाइंड कर लिए। बिकॉज अगर आप ये वाला वर्टिसेस मिल गया आपको, ये वाला वर्टिसेस मिल गया, तो वर्टिसेस 1 आपका ये हो जाएगा, वर्टिसेस 2 ये हो जाएगा, वर्टिसेस 3 हम निकाल सकते हैं। तो हमें मेनली इन तीनों चीज़ों पे काम करना है। दिस ये हो जाएगा आपका वर्टिसेस 1, इसको हम बोल देते हैं वर्टिसेस 2 एंड दिस विल बी वर्टिसेस 3। तो वर्टिसेस 1 हमें नहीं पता है, तो हम ओरिजिन से देखेंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितना है, दैट विल बी 2 एंड वर्टिकल मूवमेंट देखेंगे, दैट विल बी 3। अब हम क्लियरली बता सकते हैं। और अगर हमें उस ट्राइंगल को शेड करना है तो हम ट्राइंगल को शेड भी कर सकते हैं, जो एक्स एक्सिस और इन लाइंस के बीच में बन रहा है। तो हमने मार्क कर लिया, हमने उसको शेड कर दिया और आप उनके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। योर वर्टिसेस 1 विल बी 2,3, योर वर्टिसेस 2 विल बी -1,0 एंड योर वर्टिसेस 3 विल बी 4,0। तो आप ग्राफिकली ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। आपको ओनली कुछ नहीं करना है, आपको अपने ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और लाइंस बनानी है। एक इस तरीके से ब्लू लाइन बन जाएगी और एक इस तरीके से रेड लाइन बन जाएगी। उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बेसिकली ट्राइंगल का एक वर्टिस है, उसको V1 नाम दिया। एक जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है वहाँ से V2 आपका ट्राइंगल का सेकेंड वर्टिस। एक थर्ड पॉइंट जो एक्स एक्सिस के साथ V3 बना रहा है, आपने तीनों के कोऑर्डिनेट लिख दिए
और जो भी आपको यहाँ पे बीच में ट्रायंगल मिल रहा है उसको आपने शेड कर दिया और दिखा दिया। इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।